Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and today we'll start with the constitution developments. Okay, so we'll look into the historical background of constitution. In the last lecture I have talked about the syllabus of constitution and give you some of the ideas and the terminologies regarding the constitution of India. और आज से हम क्या करेंगे, फॉर्मल वे पे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड विद दिस विल आल्सो स्टार्ट द पॉलिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये आप देखेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर क्विक अनाउंसमेंट एंड द रिमाइंडर फॉर यू ऑल दैट दिस आर द डेमो लेक्चर्स फॉर इंडियन पॉलिटी एंड ऑल्सो आपका एक और हो रहा है इंडियन हिस्ट्री, सॉरी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का डेमो लेक्चर्स. सो वी हैव स्टार्टेड विद द न्यू बैचेस. दोज हु वांट टू रजिस्टर प्लीज़ रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत लेक्चर्स के बाद आप रजिस्टर करते हैं देन इट बिकम बिट टीडियस फॉर यू और हमारे लिए भी कि आपका सारी चीज़ों को रिव्यू करके ले सकें. बिकॉज आपका असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ आपके आंसर राइटिंग्स प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, फिर वो सेशंस आप डिले कर जाते हैं. सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड रजिस्टर्स ऑलरेडी ओपन है. सारी डिटेल्स आपको आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटी और यहाँ से प्रॉपरली हम पॉलिटी की स्टडी स्टार्ट करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू सम आइडियाज़ रिगार्डिंग द पॉलिटी, बट टुडे विल स्टार्ट विद द पॉलिटी. ठीक है, सो पॉलिटी मोर और लेस आप देखते होंगे बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, nobody will say it is written as constitution of India. कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होता है. मोर और लेस बुक में क्या लिखा होता है, इंडियन पॉलिटी. ठीक है, सो बुक में लिखा हुआ है आपका इंडियन पॉलिटी एंड इनसाइड द इंडियन पॉलिटी वी आर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बिकॉज द पॉलिटी, द सिस्टम ऑफ रूलिंग और द पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था बोलते हैं जिसको. सो कंप्लीट पॉलिटी कवर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एज वेल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड ऑल द एस्पेक्ट्स. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट आपका जो एक टेक्स्ट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये जो हम प्रेजेंटली जो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ में चल रहे हैं, वो है आपका पॉलिटी, द सिस्टम. और ये जो है वो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट से उस सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो आप या तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए या इंडियन पॉलिटी. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कई बुक्स में ये लिखा होता है, कई में वो लिखा होता है. उसका बस डिफरेंस यही चीज़ है. ठीक है, और ओरिजिनल टेक्स्ट, द बेसिक लॉ ऑफ लैंड, द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कॉल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड उस लॉ से हम किस तरह से रूल कर रहे हैं और किस तरह से हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी और द पॉलिटी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, और इस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट होते हैं. ठीक है, सम आर कॉल्ड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, अदर आर कॉल्ड मोनार्क्स, देयर इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो इंडिया सेटअप में जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वो मैं सारा कराऊंगा आपको. ठीक है, बट हाँ, इस पर अब एक आइडिया देखिए, इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलें तो इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ये आया कहाँ से, तो उसकी हम ट्रेसिंग करते हैं कि इंडियन पॉलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो इसका हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट बनने के पीछे की कहानी, वो टेक्स्ट को किस तरह से बनाया गया, एंड व्हाट ऑल थिंग्स दिस टेक्स्ट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आपको किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, 26 ऑफ नवंबर. ठीक है, 26 ऑफ नवंबर 1949 एक डेट ये है. जो दूसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, 26 ऑफ जनवरी 1950. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट डेट हैं जब हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. 26 नवंबर से पहले की कहानी, बिफोर, फ्रॉम 26 ऑफ नवंबर टिल 1950, और जिस दिन ये स्टार्ट हुआ उसके बाद का. ठीक है, ये जो दिखा है ना 26 ऑफ नवंबर, इट इज अ डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड एडॉप्शन. तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड एंड एडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949. दैट मीन्स द फाइनल टेक्स्ट वॉज मेड इन, इसी दिन बनाया गया था और इस टेक्स्ट को अडॉप्ट किया गया था, इस टेक्स्ट को लिया गया था
किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। अभी आएंगे, सब चीज़ों को समझेंगे। और बाद में ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 दिस डॉक्यूमेंट केम इनटू फोर्स, इसको इंडिया पे लागू किया जाता है। प्लीज रिमेंबर, कई बार वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, कब आया और कब वो इनेक्टेड हुआ। ठीक है, तो 26 ऑफ नवंबर इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड अडॉप्शन एंड 26 जनवरी इज द डेट ऑफ डेट जहां से वो क्या होता है, इट कम्स इनटू द फोर्स। सो फाइनली वी हैव द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट वंस यू विल ओपन द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब यहाँ पर ओपन किया गया 26 ऑफ नवंबर और बाद में भी देखोगे तो ये पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखी गई है, इट इज नॉट जस्ट अ क्रिएशन ऑफ 1 or 2 months or the 2 to 3 years of Constituent Assembly, but Constitution of India include so many aspects। बहुत सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिश रूलिंग इंडिया में हुई, वहाँ पर हमने धीरे धीरे जो चीज़ को सीखा है उन सारे को अडॉप्ट करते हुए क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसलिए 26 जनवरी के पहले की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट बिफोर 26 ऑफ नवंबर 1949, वहाँ तक हम चलेंगे। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो नाउ इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 के पहले की कहानी के ऊपर। ठीक है, सो द स्टोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सी, थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री पे चलते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कहाँ चलते हैं, इंडियन हिस्ट्री पे चलते हैं। इफ यू रीड द इंडियन हिस्ट्री, आप देखेंगे 1600 1500 और 1600 के अराउंड 1498 पोर्तुगीज कम टू इंडिया, और उसके बाद क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं 1500 पे। क्लियर? सो 1500 और 1600 के बीच आपका क्या होगा, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, और अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, इसको बस इतना ही लिख कर रखेंगे। ठीक है, बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं और इंडियन हिस्ट्री में हम उस चीज़ को देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आकर किस तरह से ऑक्यूपाइड करते हैं इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस पे जाकर वो क्या करते हैं, अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन करते हैं और दे बिकम वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया वंस द ब्रिटिशर्स गेट कंट्रोल ओवर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट रिचेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड बंगाल। सो ब्रिटिशर्स अराइवल के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। 1757 द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। एंड देन इन ईयर 1764 मोस्ट फेमस बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल में Britishers not only defeated the Nawab of Bengal but also defeated the Nawab of Awadh and most importantly the Mughal Emperor Shah Alam। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर जब ब्रिटिशर्स ने जीता तो उन्होंने जो मेन इंडिया कंट्रोल था, मेन पावर ऑफ इंडिया कॉल्ड द मुगल्स को भी डिफीट किया। सो इन बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम। और ये होने के बाद द वेरी नेक्स्ट ईयर 1765, द नेक्स्ट ईयर पोस्ट बक्सर देयर इज अ ट्रीटी साइंड, बिटवीन नवाब ऑफ ट्रीटी साइंड बिटवीन ब्रिटिशर्स ऑन वन साइड एंड मुगल एम्परर शाह आलम ऑन अदर साइड। द ट्रीटी कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी पे ब्रिटिशर्स गॉट द एक्सेसिव राइट
टू रूल इन इंडिया द राइट कॉल्ड एज दीवानी राइट्स। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ट्रिटी में एक स्पेशल टाइप की राइट्स दी गई, राइट्स कॉल्ड एज दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज और राइट टू कलेक्ट, ठीक है, टैक्सेस। तो यहां से उनका क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेशन हो सकता था। हिस्ट्री में मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटिकली हम लोग समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसा हुआ, क्लियर। एंड थ्रू दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स नॉट ओनली, अब दीवानी राइट की यूज करते हुए दे ऑल्सो गेट सम ऑफ द फ्री पासेस अलाउड, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दीवानी राइट के अंदर रहते हुए बंगाल पे, स्पेशली बंगाल के एरिया में, वहाँ पर कंपनी कमर्शियल इंपॉर्टेंस को भी बढ़ाया और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी वहाँ पर काम करने लगे। और अल्टीमेटली इन्होंने क्या सेटअप किया, ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, वहां पर क्या स्टार्ट किया, ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। देन ये कब तक चला, 65 टू 73। देन इन ईयर 1773 में जब कंपनी, अभी कौन है, ब्रिटिश नहीं, अभी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी इसके पहले तक अभी कुछ भी नहीं, अभी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी ब्रिटिश नहीं आए हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन, देखो दो चीज अलग अलग समझ के चलेंगे। जब हम लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश, ठीक है, तो इसमें दो चीज अलग अलग है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, और जो दूसरे हैं वो कौन है, द सेकेंड आर ब्रिटिश क्राउन, जो वहां की पार्लियामेंट है और वहां की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन। एक कंपनी, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी है। अब हम मान जाके कहीं कुछ खरीद लें किसी आइलैंड वाइलैंड को वहां पर, तो वो उनकी होगी। उसी तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पर वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर उसके ऊपर अपना कंट्रोल डाला, बोला कि नहीं आप इंडियन एंटिटी हो, आप हमारे साथ रहकर काम करोगे तो हम आपको इंडिया में नहीं रहने देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सिमिलर केस था, ऐसे ही कुछ केस था, ठीक है। तो एक तरफ क्या बैठी है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ क्या है, ब्रिटिश क्राउन। सो अभी किसने अपना फुट होल्ड जमाया है इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहां पे, यहां पे 65 पे। 73 होते होते जो गेम है वो चेंज हो रहा है। अब इनको, क्राउन को पता चला कि हाँ एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई होगी, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो ये डायरेक्ट तो कोई कंपनी नहीं आ सकती, वहां की गवर्नमेंट बोली होगी कुछ ना कुछ होगी। सो द गवर्नमेंट और द ब्रिटिश क्राउन, वहां पर कौन थी, क्वीन, क्वीन कॉल्ड क्वीन एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ ने इनको राइट दिया टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग राइट्स कहां से मिल रहा है उनको, क्वीन से, कि आप जाइए और ट्रेड करिए। सो वो उस राइट को लेकर ट्रेड करने कहां पर आए, यहां पे आए, और धीरे धीरे अपने फुट होल्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया, ट्रीटी कर लिया, वहां पर से उनको रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स गेन कर लिए। एंड देन 1773 पे वहां पर एक्ट पास हुआ, कॉल्ड एज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973, ठीक है। तो 1773 में क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट कहां से पास हो रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। टू लुक आफ्टर और टू मैनेज द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, देखो अभी कहां पर से बन रहा है सारा का सारा एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अभी ये लोग नहीं बना रहे हैं, ये दोनों चीज को ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब एक्ट बना रही है और कब ब्रिटिश क्राउन बना रही है। मोर और लेस ब्रिटिश क्राउन ही एक्ट बनाएगी। सो ब्रिटिश क्राउन कम अप विद द एक्ट टू कंट्रोल द फंक्शनिंग और द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कॉल्ड एज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर। और इस एक्ट के साथ साथ, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ ब्रिटिश क्राउन रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, ये दोनों का दोनों किसका रिकॉग्नाइज किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवर द इंडिया। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट के साथ साथ इस रेगुलेट, जैसे ये दीवानी राइट मिला तो यहाँ रेवेन्यू जनरेशन और साथ ही साथ इन लोगों ने अपना क्या स्टार्ट कर दिया, टेरिटोरियल पावर की तरह वो सामने बनकर आए। तो दीवानी राइट्स और इलाहाबाद ट्रीटी के साथ साथ एक तो इनको रेवेन्यू कलेक्शन का भी राइट मिला और साथ ही साथ क्या था आपका, ये इंडिया में एक टेरिटोरियल पावर बनकर आए।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिफीट कर दिया, उस एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। सो नाउ रेगुलेटिंग एक्ट से क्या एश्योर हो रहा है, बोथ द टेरिटोरियल पावर बन गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग और साथ ही साथ उनका रेवेन्यू मैनेजमेंट, ये दोनों के लिए आपका क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और अब रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि किस तरह से कंपनी की फंक्शनिंग है इंडिया के अंदर उसको चलाएंगे। कंपनी को ये बोला गया वी आर गिविंग यू द 20 ईयर राइट्स टू रूल, अब क्या करो 20 साल तक और आप वहां पर ट्रेड करो। सो ट्रेड मोनोपोली इनकी बनी हुई थी। मोनोपोली मतलब आपको छोड़े उस चीज के बारे में उसकी ट्रेडिंग कोई और नहीं कर सकता। यू हैव द कंट्रोल और द एक्सेसिव राइट टू ट्रेड, तो उनको 20 साल की ट्रेडिंग राइट्स और दी गई, ठीक है। पर उस ट्रेडिंग के राइट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग कैसी होगी, किस तरह से आप इस जगह को संभालोगे चलाओगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को पास किया। और इस एक्ट के थ्रू क्या किया, धीरे धीरे आपका इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मैं क्यों इस एक्ट को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस एक्ट्स में कुछ चेंजेस हुए, कुछ चीज़ें रखी गई जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी एक्ट और डेवलपमेंट ऑफ लॉज, कि किस तरह से यहाँ पर लॉ बनना स्टार्ट हुआ, एक्ट बनना स्टार्ट हुआ, जिसका फाइनल हम देखेंगे कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। सो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1773 और वहाँ पर का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? इसको दो सेक्शन में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर सेक्शन, उसको समझिए। क्लियर? मैंने क्या बताया, दो लोग रूल कर रहे हैं, मैं रूल नहीं कर रहा, मतलब दो सेक्शन बन रहा है। एक को क्या बोला मैंने, कंपनी एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी। सो द कंपनी कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द एक्ट जब तक कंपनी की कंट्रोल में चल रही है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी रूल। कंपनी रूल, कंपनी इज रूलिंग इन इंडिया। एंड देन आगे चल के देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन है वो आकर इंडिया पे रूल करेगी और उसको बोलते हैं क्राउन रूल। एक है कंपनी रूल और एक क्या है आपका क्राउन रूल, और इसके थ्रू इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। सो कंपनी रूल के अंदर ब्रिटिश क्राउन और कंपनी रूल की बात जब करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग बहुत सारे एक्ट पास किए गए, ठीक है। अब एक्ट को समझना, उसके ईयर को समझना। कंपनी रूल का सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। लेट मी राइट इट लिटिल बिगर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पहला एक्ट आया। क्लियर? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कुछ छोटे एक्ट्स आए। 1784, मैं आपको मेन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये 1784 कॉल्ड एज पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये एक बीच में पिट्स इंडिया आएगा, नहीं तो आप क्या करना 20 ईयर प्लस करते हुए चलना। 1773 के बाद क्या होगा, 1793 एक्ट ऑफ 1793, 1773, 1793 और आपका 1804। देन आगे चलकर अभी सारा का सारा क्राउन रूल के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो 20 ईयर प्लस करना है, 1773 प्लस 20 1793, 93 प्लस 20 83, 83 वाले एक्ट को क्या बोल रहे हैं, चार्टर एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1813, 13 प्लस 20, क्यों 20, क्योंकि 20-20 साल का इनको क्या मिल रहा है, ट्रेडिंग राइट्स दे रहा है। कौन दे रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन दे रही है, क्वीन एलिजाबेथ। शी गेव देम द राइट्स टू आपका ट्रेड और द मोनोपोली रूल फॉर द 20 ईयर्स। तो 20-20 साल बाद क्या होगा, एक नया एक्ट आएगा। तो यहां पर दिया 73 पे, फिर 93 पे दे रहे हैं, 1813 पे दे रहे हैं। ये पिट्स इंडिया एक्ट थोड़ा सा डिफरेंट वे में लाया गया था, इसको समझाता हूं मैं अभी आपको। 73, फिर पिट्स इन 84, 1793, देन वी हैव चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 13 के बाद जो अगला चार्टर आएगा वो कब आएगा, 1833 में आएगा। 33 के बाद कब आना चाहिए, 1853, 52-53, ठीक है। 1852-53 लिखना है इसको। क्लियर? तो यहां तक तो कंपनी रूल्स थी जिसको लुक्ड आफ्टर बाय क्राउन्स। कंपनी इज रूलिंग इन इंडिया एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, बट क्राउन ने कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखा था,
ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना कंपनी के ऊपर कंट्रोल बना रखा था और कंपनी को कुछ कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे या कुछ चीज़ें बोल रहे थे कि आप इस तरह से चलाइए। कंप्लीटली अपने हैंड में नहीं रखा है, अभी क्या किया है, कंपनी को ही चलाने दे रहे हैं। देन 1857 जब इन लोगों ने बहुत सारे रूल्स बनाए, अलग अलग यहाँ पर गवर्नर आए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। कभी वो क्या लग रहा था कि जो इंडियंस थे उनको लगा कि हमारे सोशल राइट्स को खराब कर रहे हैं, एबोलिशन ऑफ सती, क्योंकि वहाँ पर इंडियन डोमेन में सती इज नॉट प्रोहिबिटेड, वो तो कर रहे थे वो लोग। अब ये बोलते हैं कि नहीं सती नहीं होगा, तो उनका सोशल एविल्स कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और कुछ अच्छे चीज़ें थी, जैसे कि आप आर्मी में अगर कोई सिख को जाना है तो उनको ये बोले कि आप सेक्टेरियन मार्क्स मत पहनो, पर वो तो अपने रिलीजन के हिसाब से पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ट्राई टू एनक्रोच इनटू द डोमेन ऑफ इंडियन सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर सोशल और इकोनॉमिक और एवरीथिंग, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आया। और ये सारा चीज़ धीरे धीरे क्या होता है, एक बबल बना और वो बबल कंप्लीटली एक समय पे फटा। कब फटा? 1857 पे, जब मंगल पांडे ने क्या किया, रिवोल्ट छेड़ दिया, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड देयर स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट काफ़ी एक अच्छे लेवल पे हुआ, दो नॉट कंप्लीट इंडिया लेवल, बट हाँ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस रिवोल्ट के कारण, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम बोल रहे हैं, उस रिवोल्ट के कारण यहाँ पर देखने को मिला, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बैठी होगी, जो ब्रिटिश में बैठे होंगे, वो बोले कि नहीं, कंपनी नहीं संभाल पाएगी इस चीज़ को, वी शुड लुक आफ्टर द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड एवरीथिंग इन इंडिया। सो उसके बाद क्या किया, ब्रिटिशर्स टुक ओवर फ्रॉम कंपनी एंड देन क्राउन रूल स्टार्टेड। यहाँ से क्या हुआ, क्राउन ने अपने ऊपर ले लिया सारे चीज़ और उसको क्या स्टार्ट कर दिया, क्राउन रूल। देखिए एक यहाँ पर छोटा सा और आता है 1781 पे, नहीं भी करेंगे चल जाएगा, बट चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, क्लियर। कुछ नहीं था वहाँ पर, कुछ एक्सेसिव कंट्रोल्स लाए गए थे बस, और कुछ नहीं था। देन क्राउन रूल, सो क्राउन रूल स्टार्टेड इन 1857 स्टार्ट हुआ। इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1858, अब 7 मत लिखना, 1858 लिखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्ट चल रहे हैं। सो इन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1858 दे कम अप विद द एक्ट ऑफ इंडिया और द एक्ट ऑफ बेटरमेंट। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, ठीक है, इसको 1858 एक्ट ऑफ बेटरमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वीन प्रोक्लेमेशन, ठीक है, इसको एलिजाबेथ का प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है, क्वीन एलिजाबेथ प्रोक्लेमेशन। 58 के बाद उन्होंने थिंग्स को डिफरेंट किया और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, बेटर गवर्नेंस सिस्टम के लिए, बेटर कंट्रोल ऑफ इंडियन सब्जेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया, एक फर्दर एक्ट लाया कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको क्या बोला जाता है, इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट, देन चार्टर एक्ट, देन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, क्लियर। 1861 के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके बाद जो अगला एक्ट आएगा वो कौन सा होगा, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके बाद एक्ट का नाम बदल क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेमसली कॉल्ड एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद 10 इयर्स के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कॉल्ड एज मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चालू कब से हुआ था, 1921 में, बट आया कब था एक्ट आपका, 1990 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कॉल्ड एज मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अभी सब बताऊंगा आपको कौन है ये, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसके बाद जब ये एक्ट हुआ था तो इस एक्ट में सीधा लिखा हुआ था कि आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, इस एक्ट को रिव्यू करेंगे एंड विल सी कि आगे और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 1919 फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि वी आर गोइंग फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में हम कैसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो एक रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। सो वाइसरॉय अब कुछ भी काम करेगा तो क्या होगा, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। समझाऊंगा ये सारा चीज़ क्या होता है, ठीक है।
तो उसको रिव्यू करेंगे कि इंडियन सब्जेक्ट्स को और भी कुछ चाहिए या इतने में भी काम चल रहा है, चलने दें। सो टू लुक आफ्टर, टू रिव्यू दिस एक्ट 10 साल बाद एक कमीशन भेजी जाएगी, ये बात हुआ। बट 10 साल से पहले ही क्या हुआ, ब्रिटिश में क्या था, इलेक्शन था, और उस इलेक्शन में जो उस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको डर था कि वो इलेक्शन हार जाएगी, एंड दे वांट कि इंडिया की रूलिंग्स को और बेटर करने से शायद वो इस इलेक्शन में बेनिफिट मिले और आगे चल के चीज़ें नॉर्मल हो। सो 2 साल पहले, आने से पहले, मतलब जिस साल आना था उसको उससे पहले ही 2 साल पहले भेज दिया गया एक कमीशन को। अ 7-member कमीशन कॉल्ड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। कौन आया, साइमन कमीशन आई। साइमन कमीशन, ऑल आर वाइट मेंबर्स, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे अंडर द जॉन साइमन। 7 मेंबर की कमीशन थी, ये आए, और इस 7 मेंबर वाइट होने के कारण इंडिया में इसका रिवोल्ट हुआ। एक भी इंडिया में जितनी भी उस समय एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज थी, किसी ने कमीशन का सपोर्ट नहीं किया, और कमीशन में जो भी चीज़ें लिखी थी उसको सारा रिजेक्ट किया। और इस कमीशन को, अपनी बात को मनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने आगे चलकर इस कमीशन में जो भी रिपोर्ट्स थी वो सारे को देखते हुए क्या किया, आगे चलकर 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए। इसके बाद क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। क्लियर, ये सारी चीज हो रहे थे वहां पे। इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक देखेंगे बीच में क्या आएगा कि गांधी जी वापस जाते हैं और यहां पर स्टार्ट होता है कम्युनल अवार्ड। तो वहां पर भी कुछ बात किया गया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 की अगर बात करें, वहां से आने के बाद वहां पर देखें क्या होगा, आपका कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। और इसके कारण फिर क्या होता है, पूना पैक्ट। अभी सारा बताऊंगा मैं क्या है कहानी, लेकिन अभी आपको एक क्विक व्यू दे रहा हूं कि किस तरह से डेवलपमेंट था। ठीक है, और इसके बाद इस कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में जो भी बातें रखी गई, साइमन कमीशन में जो भी चीजें मानी गई या नहीं मानी गई, इसके साथ साथ एक और पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। इन सब में जो जो बातों को रखा गया, ठीक है, तो इससे यहां तक पहुंचने के लिए 4-5 चीजें हुई। साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। और इससे पहले आपका और क्या हुआ था, ये था चैलेंज, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे यहां से क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन में जो बात रखी गई, और गांधी और एक एक्ट बना उस समय जो गवर्नर थे इरविन, सो गांधी इरविन पैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद क्या क्या हुआ, साइमन कमीशंस, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। और इन सब में जितनी भी बातें आपस में रखी गई, चाहे गांधी जी रख रहे हैं, चाहे अम्बेडकर जी रख रहे हैं, चाहे नेहरू रख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्या हो रहा है साइमन कमीशन में रिपोर्ट्स में बोली गई, चाहे फिर वो इरविन अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो कम्युनल अवार्ड बाय रामसे मैकडोनल्ड, द प्राइम, आपका जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ये सारी चीजों को लेकर एक कंप्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट में बहुत होलिस्टिकली इंडियन सब्जेक्ट को डील किया गया। द एक्ट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके बाद क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये इसका इंपॉर्टेंस तब देखने को मिलता है कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस दिन बना था, मोर देन 250 आर्टिकल्स, तब 395 आर्टिकल्स थे, सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे, और 250 से ऊपर आर्टिकल कहां से लिए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो यहीं से उठाया गया। सो इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो एक्ट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, अगर क्वेश्चन आता है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इंडिया on 15th of August 1957 till the constitution जिस हमने फोर्स पे लाया, from 47 till 26 जनवरी 1950, इसके बीच इंडिया रूल कैसे कर रही थी। सो इंडिया इज रूलिंग थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना। सो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया तब तक इंडिया रूल किससे करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, टिल कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। ठीक है, मोर देन 250 आर्टिकल्स टेकन फ्रॉम हियर आउट ऑफ 395। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत बड़ा क्या है, रोल है इंडियन गवर्नमेंट्स पे और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर 1935 के बाद आगे चलकर
1947 में एक एक्ट आया है, द एक्ट ऑफ 1947 कॉल्ड एज माउंट बैटन प्लान, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। क्लियर? इसी से पहले 47 के एक्ट आने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उसको बोला गया था कैबिनेट कमेटी। और कैबिनेट कमेटी ने क्या कहा कि जैसे ही इंडिया को हम इंडिपेंडेंस देंगे तो वहां पर उसके बाद क्या होगा, इंडियंस अपने से ही एक क्या बनाएंगे, एक असेंबली बनाएंगे, असेंबली कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर 1946 में क्या आई थी, कैबिनेट कमेटी, और इसने क्या किसका वो बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैबिनेट कमेटी आई, और इसको ही बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया 1946, और उस कैबिनेट मिशन में क्या बोला गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वो असेंबली है जो क्या बनाएगी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। 1946 में क्रिएट हुआ था, आज़ादी से पहले बन गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये असेंबली बनी, और फिर इस असेंबली ने जैसे हमारा इंडिपेंडेंस 46 से लेकर 49 तक वर्क किया 3 इयर्स, और उस 3 साल में क्या बना कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी ये एक कहानी के वे में कि आपको कैसे समझना है, कंपनी रूल कौन सा है, क्राउन रूल कौन सा, और कौन कौन से एक्ट्स को हमको पढ़ने होते हैं। इन सारे एक्ट में धीरे धीरे कुछ चेंजेस किए गए, और उस चेंजेस से क्या हुआ, इंडिया पे आपका जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेजेंट जो डेवलपमेंट देख रहे हैं उसका एक बेस रखा गया। ठीक है, सो नाउ विल स्टडी ऑल द एक्ट्स वन बाय वन। पहले आप उसको समझो अच्छे से कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अगर आपको मैं सीधा आके एक्ट पढ़ाने लगूँ, इसमें हुआ उसमें हुआ, तो मजा नहीं आएगा। पहले इस चीज़ को समझो, आउटले को अच्छे से समझा करो। ठीक है, नाउ विल सी कि इन सारे के सारे चीज़ों में चेंजेस कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ज़्यादा मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फोकस पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पे ऐसे कि हिस्ट्री के रिगार्डिंग में डेवलपमेंट्स को देखेंगे, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द कंपनी रूल। ठीक है, देखो एक एक करके सारे एक्ट्स को पढ़ते हैं। कंपनी रूल का पहला एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये पहला एक्ट था जहां पर क्या किया गया, कंपनी की टेरिटोरियल पावर के रूप में कंपनी को एक्सेप्ट किया गया, और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ उसके रेवेन्यू मैनेजमेंट पे वर्क किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, प्रोविजंस। क्लियर? तो इस एक्ट ने क्या किया, इसने बनाया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि मेन रीजन क्या था ब्रिटिश होल्ड का, वो था बंगाल। सो दिस एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस गवर्नर जनरल के वर्किंग के लिए, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, अब इसको क्या काम दिया गया है, ही शुड बी द एग्जीक्यूटिव हेड। सो इसकी क्या बनाई गई, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है क्या होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो गवर्नर जनरल की क्या बनाई गई, एक एग्जीक्यूटिव बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कितने मेंबर थे, 4+1। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें टोटल कितने मेंबर थे, 5 मेंबर बॉडी था, और उस मेंबर बॉडी कैसी होगी, 4+1। तो ये 1 कौन है, दिस 1 इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहां पर कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ही बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया, ठीक है। और 4 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई जिसको क्या बोला गया, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर। अब देखो पॉलिसी वगैरह बन रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनको रखा गया है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि लॉ तो कोई और बना रहे हैं, अभी खुद तो लॉ नहीं बना रहे थे, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी बोलेंगे। तो अभी फिलहाल ये क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो लेजिस्लेशन कहाँ से हो रहा था, एक्ट कहाँ से आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ही भेजा होगा कंपनी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो लॉ वहीं से बन रहा है। पर उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं, कंपनी वाले खुद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस गवर्नर को लोग अब क्या करेंगे, ये अपने हिसाब से भी पावर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या बनी हुई है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब भले कि ये एक्ट चल रहा है इंडिया पे, लेकिन अभी भी लॉ कहाँ बन रहा है, ब्रिटेन में बन रहा है, लॉ इंडिया में नहीं बना है। बस उस लॉ को इंप्लीमेंट लेकिन इंडिया में किया जा रहा है। क्लियर। क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाई गई जो कि 4+1 मेंबर बॉडी थी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे। और इस एक्ट में एक खासियत और थी जिससे कि हम लोग आज देखते हैं हमारी जुडिशरी का एस्टैब्लिशमेंट, इंडिया में जो जुडिशरी है कॉल्ड एज द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ बना था सुप्रीम कोर्ट, ये बना था कैलकाटा में, दिल्ली पे नहीं बना था। सो सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, कोलकाता भी मत लिख लेना, ठीक है, कलकत्ता लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। क्लियर। और इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल वहाँ कैसे थे, 1+3 मेंबर्स, मतलब 4 जज बनाए गए। सो 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक थे चीफ जस्टिस और अदर 3 पुसाइन जज जो वहाँ बैठेंगे। सो द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज एलिजा इम्पी। कौन थे, एलिजा इम्पी, IMPHEY, ठीक है, एलिजा इम्पी। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज एलिजा इम्पी। क्लियर। सो ये थे, इस तरह से क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्लियर। और देखो अब यहाँ पर जो मेंबर्स दिख रहे हैं 4+1 मेंबर्स, अब यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इसको इंडियंस को रखना है कि ब्रिटिशर्स को रखना है। क्लियर। जब तक इंडियंस को रखने की बात नहीं करेंगे, आप क्या मान के चलो कि वो अपने लोगों को ही इंक्लूड करके क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट्स को आगे लेकर चल रहे हैं। क्लियर। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ, सबसे पहली बात कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यहाँ समझा गया और साथ ही साथ कंपनी को यहाँ पर क्या माना गया, इंडिया का सुपीरियर माना गया। और उसके साथ साथ आपका प्रोविजंस बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, साथ ही साथ गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, और उसके साथ साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का क्रिएशन किया गया इंडिया पे। ये 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट समझाते हुए चल रहा हूँ, बाकी और भी हैं 1-2 मैंने लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। वैसे भी मैं बुक का आपको फोटोज दूंगा, वहाँ से भी आप देखेंगे, बट मेन यहाँ जो लिखा रहे हैं बोर्ड पे, इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बन गया और ये सारा चीज़ हो गया। इसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, इस रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब टू चेंज द थिंग्स रिटन इन द पर्टिकुलर एक्ट, हम क्या करते हैं उसमें अमेंडमेंट लाते हैं, ठीक है। सो इसको भी बोलते थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये कब आया था, 1781। इन 1781 दे कम अप विद द एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया। क्लियर। अच्छा, एक और चीज यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए, तो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो बाकी के गवर्नर थे, ठीक है, स्पेशली द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंसी कौन सी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो अगर इसको हमने एक गवर्नर को सबसे ऊपर बोल दिया, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, तो ये दोनों क्या है अभी भी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की इनको क्या बना दिया, सबऑर्डिनेट।
दे बिकम सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन से? बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, तो इनको उसके नीचे लाया गया, बट ये नहीं बताया कि किस चीज में। पहले क्या था, तीनों का इक्वल पावर था, ऑल थ्री हैज द इक्वल पावर, बट नाउ गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल, इसके पावर्स को राइज किया गया और इन दोनों से उसके पावर को ऊपर कर दिया गया, बट ये नहीं लिखा गया कि किस सब्जेक्ट पे। बस ये बोल दिया कि हाँ गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वो ऊपर है इन दोनों से, बट सब्जेक्ट नहीं बताया कि किस चीज के लिए, वैसा कौन सा पावर है जिस उसको ज्यादा है, वो आगे चलकर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो क्या रखना है आपको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट्स में इसको ले आएगा। फिर क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उस समय उन्होंने एक्ट ला दिया और एक्ट ला के बोल दिया कि हाँ कुछ इस तरह से होगा, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को देखेगी। फिर उन्होंने बोला कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो कलकत्ता में बना है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ने कोई भी एक्ट किया है, गवर्नर अपने पावर में रहते हुए गवर्नर ने जो भी डिसीजन लिया है, कोई भी एक्ट लिया है, दैट विल नॉट कम अंडर द डोमेन और द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि वो उसको क्या कर सके, रिव्यू कर सके। सो गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट अब क्या नहीं कर सकती, क्वेश्चन नहीं कर सकती। सो गवर्नर शुड नॉट बी क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पावर गवर्नर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अ काइंड ऑफ प्रिविलेज गिवन टू द गवर्नर, कि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर गवर्नर पे इंपोज नहीं कर सकती। ठीक है, सो गवर्नर विल नॉट, यहाँ नॉट है नहीं ये, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर का रिलेशन खत्म, गवर्नर अभी भी ऊपर है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल GGEC, ये जो 4+1 मेंबर बॉडी है, इन्होंने भी कोई काम किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती। क्लियर? तो गवर्नर जनरल को भी प्रिविलेज और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी प्रिविलेज। तो कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ सेटलमेंट से सिर्फ ये करने का कोशिश किया गया कि जो गवर्नर जनरल है वो ऊपर रहे, ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से चला सके। बार बार सुप्रीम कोर्ट आएगा, लोग वहां पहुंचेंगे, वो सारा चीज नहीं चलेगा। गवर्नर जनरल ने कुछ किया वो सही है। ठीक है, तो उसको ऊपर करने के लिए क्या किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि यहां पर उस पावर को डिफाइन नहीं किया गया था। अब उसको क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पावर्स को बढ़ाया गया। इसके बाद ये बस इस एक्ट में इतना ही याद रखो, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद इन 1784 अ न्यू एक्ट कॉल्ड पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट को समझते हैं। देखो जब ये बना था ना, ये वाला रेगुलेटिंग एक्ट बना था, तो कंपनी क्या थी, अभी कंपनी क्या है, सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो नहीं है, बट हाँ उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट वहाँ से ऊपर से काम कर रही है। कंपनी वॉज कम्प्लीटली कमर्शियल बॉडी। रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी क्या थी, अभी कमर्शियल बॉडी ही थी। क्लियर? सो इन्होंने क्या किया था कि कंपनी का जो भी काम इंडिया में हो रहा है, देखो ये इधर क्या है, ब्रिटेन है, और ये सपोज करते हैं इंडिया, यहाँ पर ब्रिटेन है। अब इंडिया में कोई काम हो रहा है, इस पार्लियामेंट को जानना है तो कैसे जानेगी? तो उन्होंने क्या किया, कंपनी की जितनी भी कमर्शियल यहाँ पर वर्क हो रही है उसके लिए यहाँ पर एक बॉडी बनाई, कॉल्ड एज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी ये था कि दे विल रिपोर्ट ऑल द रिवेन्यूज, वर्किंग्स, जो भी चीजें हैं कंपनी को, किसको रिपोर्ट करेगा, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इंडिया में क्या बना दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कहां पर बनाया गया था, यहीं पर। 1773 में क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द कमर्शियल फंक्शनिंग ऑफ, टू लुक आफ्टर कमर्शियल फंक्शन। ये पहले से ही थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, मोस्टली बुक में क्या लिखा होता है, COD को यहाँ लिखते हैं कि दो बॉडी थी, लेकिन हाँ COD पहले से बनी थी, वहां पर जाके दूसरी बॉडी का क्रिएशन होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द कमर्शियल फंक्शन। और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, कंपनी की कमर्शियल फंक्शनिंग जो है वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, पर एक नई बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, तो जब पिट्स इंडिया एक्ट बचा तो आपके पास क्या थी, दो बॉडी बन चुकी थी। देयर आर टू बॉडीज, वन इज COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, तो COD का फंक्शनिंग क्या है, टू लुक आफ्टर द कमर्शियल फंक्शनिंग, टू लुक आफ्टर कमर्शियल फंक्शनिंग और द कमर्शियल वर्क्स। मतलब जो कंपनी जो नॉर्मल वर्क कर रही है, रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ट्रेड कर रही है, वो सारी चीज़ों के रिपोर्ट करने के लिए क्या बनाया गया, COD। और COD एक ऐसी बॉडी जाकर क्या करेगी, वहाँ पर ब्रिटिश में जाके रिपोर्ट करेगी। और एक दूसरी बॉडी बनाई गई कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई। क्लियर?
सो अब ये क्या बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखना। तो सीओडी क्या कर रही है, कमर्शियल वर्क को देख रही है, और बीओडी क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखेगी। क्लियर। सो टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि किस तरह से वो अपना व्यापार कर रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और ये वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चला रहे हैं। तो उसको देखने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सीओडी बनाया गया आपका कमर्शियल के लिए। और ये जो बीओडी के जितने भी मेंबर हुए, सो इसके मेंबर्स जो थे, मेंबर ऑफ बीओडी कम्स फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके मेंबर्स कहाँ से आए, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ फंक्शनिंग चल रही थी। गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 81, देन पिट्स इंडिया एक्ट 84, 1784। ठीक है। अगला एक्ट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ देख लेते हैं। इसका कौन सा आएगा, एक्ट ऑफ 1793। क्लियर। एक्ट ऑफ 1793, तो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, बुक्स में लिखा है बहुत कुछ, मैं आपको बोलता हूँ उसको एक्ट को छोड़ भी दोगे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1793, अब इसमें क्या कर रहे हैं एक्ट ऑफ 1793 में, जैसे गवर्नर है, यहाँ पर क्या बनाई गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ये क्या काउंसिल बनी है, 4+1 मेंबर बॉडी। अब इस बॉडी को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ 4+1 था, पिट्स इंडिया एक्ट में एक को माइनस करते हैं, 3-1 तो क्या होता है 3+1 बन जाता है, फिर वहाँ पर और मेंबर्स बढ़ा देते हैं, और कुछ नहीं काम था। वो सबको आप बेवजह का कन्फ्यूज होने के लिए मत पढ़ना। ठीक है। और साथ ही साथ 73 वाले एक्ट में वहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, कि अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर वो होंगे, इंडियंस को कभी भी अगर इंक्लूड करना है तो वहाँ पर उनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर लाएंगे, उनको एज अ ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को वहाँ पर आने नहीं देंगे। ठीक है। तो वहाँ पर नॉर्मली आपका क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये लिख लो यहाँ पर, अगर लिखने को तो 20 ईयर्स के लिए और आपका क्या हुआ, उनकी ट्रेड को एक्सपेंशन मिला। 73 में फर्स्ट टाइम देंगे, यहाँ से 20 ईयर्स के लिए आप ट्रेड करिए, मोनोपोली 73 में उनकी मोनोपोली को और बढ़ा दी गई। ठीक है, टिल 1813। इसमें ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था, इस एक्ट को बेवजह का पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ बुक से देख लेना, जस्ट मार्क कर दिया है मैंने, लेकिन इसको नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा रहा हूँ, बोर्ड पे मेरा कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं आपको क्या करूँ वापस बुक लिख दूँ। इन बोर्ड माई पर्पस इज टू कि आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेते हुए आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए निकलूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं 1793 पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है अभी। क्लियर। अगला एक्ट क्या आएगा, 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी आपका चार्टर एक्ट, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट 1813। क्लियर। 1813 यहां पर कुछ चेंजेस हुए हैं इंडिया पे, वो देख लेते हैं। पहली बात, अब देखो पहले यहाँ पर क्या थे, इंडिया में जो ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी वो तो अपनी आ ही रही है, पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियनिटीज़ को जो प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो बात करेंगे, ठीक है, उनको माना गया है किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो एजुकेशन डेवलपमेंट और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज को राइट्स दिया गया कि वो बीओडी और सीओडी के परमिशन से क्या कर सकते हैं, इंडिया में आकर वो यहाँ पर लैंड ऑक्यूपाई कर सकते हैं और इस एरिया में आकर रह सकते हैं। सो कहीं ना कहीं 1813 से क्या हुआ, आपका जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे are given rights to come in India. अब क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे तो साथ ही साथ क्या बोला मैंने आपको, इनका मेन काम क्या है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं। एजुकेशन मतलब अपना वो ब्रिटिश वाला एजुकेशन ही देंगे। ठीक है। तो इसीलिए इस एक्ट में क्या किया गया, 1 लाख रुपीज अलग से दिया गया एजुकेशन के लिए। सो दिस एक्ट प्रोवाइड ₹1 लाख
फॉर एजुकेशन। ये तो जनरली जो काम किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ 1813 एक्ट में क्या किया गया, जो कंपनी थी, अब कंपनी देखो, अब कंपनी को लगभग अगर हम लोग 1813 तक चलें 1600 से, तो लगभग 200 साल 200 ईयर से एक कंपनी यहाँ पर आई है और वो रूल कर रही है। रूल नहीं कर रही मतलब वो अपना ट्रेड कर रही है, रूलिंग तो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ इतना प्रॉपर, पर वो ट्रेड कर रही थी। और इस 200 ईयर में अगर ब्रिटेन में देखोगे तो वहाँ पर क्या हो गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। तो सबके पास पैसा था और सबका ये कहना है कि हम भी पैसा दे देंगे, हमको भी क्या करो, राइट्स दो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू इंडिया एंड ट्रेड देयर, टेक एज मच मनी एज यू वॉन्ट फ्रॉम मी। सो गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन कि अरे वो लोग तो पहले से गए, नहीं तो उनकी मोनोपोली को कहीं ना कहीं खत्म करो। वो ही क्यों सिर्फ अपना क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो क्या किया गया, ट्रेड मोनोपोली को यहां से एंड करने की कोशिश की गई, एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ठीक है। तो मोनोपोली को यहां पर हटाया गया। एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813, उसके वो 3 चीजों को याद रखना, क्लियर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंपनी का कंट्रोल कम हो रहा है और भी लोग कंपनी के साथ साथ और भी लोग ब्रिटिशर्स के यहाँ पर आना चाहते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया, अदर कंपनीज स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग्स इन इंडिया। तो इसलिए धीरे धीरे जो कंपनी रूल है और कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है और ब्रिटिशर्स सब्जेक्ट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्ट आपका कंपनी, अब कौन आ गया यहाँ पर, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, साथ ही साथ और भी कंपनीज आएंगी। टी और चाइना को हटा दो तो बाकी चीज़ों के लिए तो आ रही है। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्या हुआ, इंटरेस्ट यहाँ बढ़ने लगा, ठीक है। और इसको देखते हुए 1833 बहुत बड़ा एक्ट आया, वेरी फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि 1833 पहुँचते पहुँचते ब्रिटिशर्स ने लगभग इंडिया को अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया था, बहुत सारी जगह को, ठीक है। मराठास को कैप्चर कर लिया था 1818, थर्ड मराठा वॉर, वहाँ से सब्सिडरी अलायंस उन पे लगा दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था और 1833 का एक्ट, एक इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ है इसके बाद, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका, सॉरी नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। रेगुलेटिंग को रब करते हैं, यहाँ से चार्टर एक्ट को देखते हैं क्या आया, चार्टर एक्ट 1833। क्लियर, यहां से क्या स्टार्ट हो गया, चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या किया गया, कंप्लीट मोनोपोली एंडेड, जो पहले जो मोनोपोलीज थी उसको भी यहां पर खत्म कर दे रहे। इसके साथ साथ यहां पर क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अ साइन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, आपका सेंट्रलाइजेशन तो हो ही रहा था, पर ये क्या है, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। इंडिया में क्या होगा, आपका सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा रूप देखने को मिला। धीरे धीरे वो सेंट्रलाइज कर रहे थे, बट ये क्या है, आपका सेंट्रलाइजेशन एट पीक। सेंट्रलाइजेशन मतलब द पावर इन द हैंड ऑफ सुप्रीम, एक के हाथ में पूरा का पूरा पावर दे देना, ठीक है। अलग अलग को होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, कि ऊपर से नीचे हर कोई उस पर क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। बट पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया जब गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट में एक और बात की गई थी कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे, तो अभी आप IAS ऑफिसर वगैरह बनते हैं, तो वो उस समय से चला आ रहा है। देखो
ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करने की यहाँ पर बात हुई थी, बट उस प्रोविजन को बाद में हटा दिया गया था, ठीक है, कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बात यहाँ पर रखी गई थी पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसीलिए हम देखेंगे कि 1853 एक्ट से इंडिया में क्या स्टार्ट होगा, सिविल सर्विस का एग्जाम होगा, अभी नहीं, मतलब इंडियंस जाके सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर बात को पहली बार रखी गई थी पर उसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक तो बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और अब इस गवर्नर जनरल जो बने हैं, आपका 1793 के एक्ट में वहाँ पर एक और लिख लेंगे, वहाँ पर एक चीज़ प्लीज़ मेंशन कर लेना 1793 पे, जो देखो यहाँ पर जब चीज़ें चेंज हुई ना, 1784 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो पिट्स इंडिया एक्ट ये वाला आया, उसके बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे, 1793 पे। तो 1793 के पहले यहाँ पर जो कॉर्नवालिस हैं उन्होंने दो डिमांड रखी थी। पहली डिमांड रखी कि जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या जो दूसरे गवर्नर हैं उनसे पावर ऊपर होना चाहिए। सो यहां पर 1793 में एक चीज हुआ था, ओवर राइडिंग पावर दिया गया था, ओवर राइडिंग पावर। ये ओवर राइडिंग पावर क्या होता है, यही तो आगे चल के वीटो बनता है। वीटो, वीटो मतलब जो भी डिसीजन हुआ है, अगर वो डिसीजन लगता है गवर्नर जनरल को गलत है तो गवर्नर जनरल अपने हिसाब से क्या करेगा, पावर को ट्विस्ट कर देगा। जो गवर्नर जनरल को एक क्या दिया गया, ओवर राइडिंग पावर, मतलब जो सबने मिलकर डिसीजन लिया है, अगर उसको लगता है कि ये डिसीजन गलत है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो क्या कर सकता है, सारे के डिसीजन को डिस्कार्ड करके अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सकता है। इसको बोला गया ओवर राइडिंग पावर। बाद में इसी ओवर राइडिंग पावर को डिफाइन करके क्या बोलेंगे, वीटो पावर। वीटो पावर वो पावर है कि कोई भी डिसीजन जब क्या होगा, फाइनल लेना होगा, तो क्या कौन लेगा, वो आप लोग, ठीक है। तो एक प्रकार का ओवर राइडिंग पावर किसने डिमांड किया था, कॉर्नवालिस ने 1793 पे। उस चीज को मैंने एक लिख लो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला था कि जो कमांडर इन चीफ है, मिलिट्री कमांडर इन चीफ, वो भी गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे, ये मांगा था, डिमांड किया था, बट ये चीज एक्सेप्ट नहीं किया गया। सॉरी, मतलब आपका क्या था कि आपका सॉरी इसमें ये क्या था कि जो गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ होंगे वो भी कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। कॉर्नवालिस ने क्या बोला, कमांडर इन चीफ कौन बनेगा, गवर्नर जनरल। बट इस बात को माना नहीं गया और एक्ट में क्या लिखा गया कि कमांडर इन चीफ जो है वो अपॉइंटेड बाय क्या होगा, गवर्नर होगा, गवर्नर नहीं बनेगा। सो कमांडर इन चीफ वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, ठीक है। ये लिख लो, यहाँ पर दो लिख लेना, ओवर राइडिंग पावर एंड कमांडर इन चीफ वुड बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक है। दो चीज, क्योंकि कॉर्नवालिस की डिमांड थी वो, ठीक है। उसके बाद 13 हुआ और 83, क्लियर। तो 83 के एक्ट में क्या होगा, आपको ये दो चीज को याद रखना चाहिए, ठीक है। मोनोपोली एंडेड एंड सेंट्रलाइजेशन किस तरह से स्टार्ट हुआ। गवर्नर जनरल नाउ बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर एक कमीशन बनाई गई, लॉ कमीशन, ठीक है। यहां पर क्या किया गया, लॉ कमीशन यहां पर बनाई गई थी, क्लियर। और लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट बाद में देगी। तो यहां पर एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि आप क्या करना है, इंडिया में लॉ को कोडिफाई करने के लिए कमीशन बनाई गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लॉ अब किस तरह से आगे चलकर इंडियन सब्जेक्ट को रूल किया जाएगा, और यही लॉ कमीशन आगे चलकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और वहाँ से क्या बनेगा, आईपीसी और सीआरपीसी। एंड दिस लॉ कमीशन हेडेड बाय टीबी मैकॉले, ठीक है। लॉ कमीशन हेडेड बाय टीबी मैकॉले। तो पहली लॉ कमीशन यहाँ बनी थी, बाद में 53 में फिर से बनेगी, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ से लॉ क्रिएशन को इंडिया पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट किए थे, क्लियर। सो कंप्लीट मोनोपोली एंडेड। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया में अब क्या हो रहा है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है और आपका यहाँ पर एक लॉ कमीशन टू कोडिफाई द लॉ, ठीक है। ये चीज़ें अभी देखो इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है इंडिया पे, बट हाँ कहीं ना कहीं हो रहा है कि लॉ मेकिंग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स ने अभी तक अलाउ नहीं किया है, अभी तक कहीं भी इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और चेंजेस किया गया, गवर्नमेंट ऑफ आपका चार्टर एक्ट 1853 जो लास्ट चार्टर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कंपनी रूल पे, क्राउन रूल पे।
मैं आपको बहुत ज़्यादा मेंबर